जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रागैतिहासिक और सिंधु घाटी की कलाओं तक हम लोगों ने पढ़ लिया है और एमसीक्यू भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और आज की जो क्लास है वो है मौर्य कला, मतलब मौर्य काल की जो कलाओं के बारे में है। जैसे उनकी विशेषताएं हो गई, किस प्रकार के स्तंभ, वास्तुकला, ये सभी जो है आगे हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। और एमसीक्यूज दिए गए हैं, लास्ट में उनको कंप्लीट करना है। जो भी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट फाइन आर्ट्स है, वो स्टूडेंट ज़रूर से ज़रूर इन चैप्टरों को पढ़ें और फिर बाद में एमसीक्यूज करवाया जाएगा। तो फिर आप लोग वहाँ पर देखें कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही सही हल किया है। जैसा कि बीपीएससी टीआरई 4 का भी 25 जुलाई तक शायद नोटिफिकेशन आ जाए या फिर सितंबर अक्टूबर तक एग्ज़ाम हो जाए। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि प्री और मेंस शायद इस बार दोनों के चांसेस है कि वो हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्लास की ओर। और पहला पॉइंट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, गंगा घाटी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म रूप नए धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत हुई थी। यहाँ पे है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व गंगा घाटी में जो है वह बौद्ध धर्म और जैन धर्म रूप दोनों का, मतलब जो धार्मिक और सामाजिक है, वह आपको आंदोलन के तौर पे यहाँ पे क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था। क्यों हुआ था आगे बताया जा रहा है। दोनों धर्म लोकप्रिय हो गए क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म की वर्ण और जाति व्यवस्था का विरोध किया। जैसे कि जिस प्रकार से हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के जो ये जाति वगैरह हैं, वर्ण, उस व्यवस्था को देखते हुए इन लोगों ने आंदोलन किया था। व्यवस्था को देखते हुए इनका विरोध किया था। मतलब आंदोलन कहने का सेंस कि वो बड़ा वाला मोर्चा नहीं, उन लोगों ने वहाँ पर बैठकर शांतिपूर्वक वहाँ पे इस चीज़ का विरोध किया था। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कि मगध महाजनपद एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा और अन्य क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण मजबूत किया। उस टाइम में मगध जो है वह शक्तिशाली, जैसे कि जैन धर्म और हमारा बौद्ध धर्म जिस टाइम में चल रहा था, उस टाइम में क्या था, महाजनपद जो है मगध, वह मतलब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आपको देखा गया है इतिहास के पन्नों में। तो यहाँ पर है कि 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक मौर्यों ने अपनी शक्ति जो है स्थापित कर ली और 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत का एक बड़ा हिस्सा मौर्यों के नियंत्रण में आ गया था। इस वक्त जो ये आपका यहाँ पर महाजनपद जो मगध था, उस टाइम में जो जिस पूरा रूप में विस्तार हुआ था, उस टाइम में मौर्य जो है वो काफ़ी दूर तक यहाँ पर अपनी शक्तियों का प्रचार प्रसार दिखाया और इन लोगों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सभी चीज़ों को मतलब थोड़ा बढ़ावा दिया। अब आगे देखते हैं। अशोक मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में उभरे, जिन्होंने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध श्रमण परंपरा को संरक्षण दिया। जैसे देखिए मौर्य वंश में बौद्ध धर्म यहाँ पर बताया जा रहा है कि अशोक के काल में वो मौर्य वंश जो है उस टाइम में भी मतलब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रूप में था, जो कि राजा कौन थे, अशोक थे, जो कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बौद्ध लोग हैं, यानी बौद्ध धर्म के जो लोग हैं, उन लोगों को वहाँ पे संरक्षण के रूप में कई सारे जो रहने के जगह होते हैं, वो सभी उनको वहाँ पे क्या किए गए थे, दिए गए थे। धार्मिक प्रथाओं के कई आयाम थे, अतः वे केवल पूजा की ही एक विशेष पद्धति तक ही सीमित नहीं थे। यानी कि बताया जा रहा है यहाँ पर कि इस प्रकार के बहुत सारे आयाम थे, सिर्फ पूजा पाठ में ही नहीं था, आगे भी थे। उस समय यक्षों और मातृ देवियों की पूजा प्रचलित थी, अतः पूजा के अनेक रूप अस्तित्व में आए और पूजा के रूप
रूपों का भी अलग अलग तरह से आपको बताया जाएगा। आगे है बौद्ध धर्म के आगमन से पहले और बाद में यक्ष पूजा बहुत लोकप्रिय थी और इसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समाहित कर लिया था। जैसे कि जो यक्ष पूजा, ये प्राचीन स्वदेशी लोक परंपरा थी जो बौद्ध धर्म के आगमन के सदियों पहले यहाँ पर प्रचलित थी। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के आगमन से पहले और बाद में यक्ष पूजा बहुत लोकप्रिय थी और यह जैन धर्म बौद्ध धर्म को ये क्या कर लिया था, समाहित कर लिया गया था। आगे हम लोगों को पढ़ना है स्तंभ, मूर्तियाँ, रॉक कट वास्तुकला। जैसे कि जो स्तंभ, मूर्तियाँ और रॉक कट वास्तुकला, जैसे कि कोई भी प्राकृतिक रूप से जो ठोस चट्टान या पत्थर हैं उनको तराश कर बनाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक कट वास्तुकला, जो कि मंदिर, गुफा और मूर्तियों जैसे इन सभी चीज़ों को बनाया जाता है। आगे देखते हैं। स्तूप और विहार का निर्माण बौद्ध परंपरा का हिस्सा बन गया था। जैसे कि बौद्ध परंपरा में आपको ज़्यादातर देखने को स्तूप देखने को मिला है, और विहार मतलब क्या होता है, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस काल में स्तूपों और विहारों के अलावा कई स्थानों पर पत्थर के स्तंभ, चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं और स्मारक बनाए गए हैं। कई स्थानों पर जो पत्थर के स्तंभ हैं वह चट्टानों को काटकर बनाई गई है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, रॉक कट वास्तुकला बोलते हैं, जो पत्थरों से क्या किया जाता है, काटकर बनाया जाता है। आगे है स्तंभों के निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है और यह देखा जा सकता है कि एकेमेनियन साम्राज्य में भी स्तंभों का निर्माण प्रचलित था, लेकिन मौर्य स्तंभ एकेमेनियन स्तंभों से भिन्न है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह परंपरा जो है वो बहुत काफ़ी पुरानी है और यह देखा जा सकता है कि यह परंपरा जो है वह प्रचलित भी थी और कहाँ पे, एकेमेनियन साम्राज्य के टाइम में। लेकिन यह मौर्य स्तंभ जो है वह सब स्तंभों में आपको भिन्न देखने को मिलेंगे। मौर्यकालीन स्तंभ चट्टानों को काटकर बनाए गए एक स्तंभ हैं जो नक्काशी करने वाले की कौशल को प्रदर्शित करते हैं, जबकि एकेमेनियन स्तंभों का निर्माण एक राजमिस्त्री द्वारा टुकड़ों में किया गया है। जैसे कि जिस प्रकार हम लोगों ने देखा है कि मतलब जो मौर्य काल के स्तंभ हैं उन सभी स्तंभों पर जो है वह उकेरा गया है, ठीक उस भांति जैसे कि यह आगे कई सालों वर्षों तक ये क्या रहे, सुरक्षित रहे और उस ढंग से यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो ठीक उसी प्रकार ही वैसे ही एकेमेनियन साम्राज्य का जो स्तंभ है वो भी प्रचलित था, किंतु उसमें राजमिस्त्रियों वो ज़्यादा कुशल नहीं थे मौर्यकालीन सभ्यताओं के तुलना में, तो वो टुकड़ों में किया गया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे है पत्थर के स्तंभ अशोक द्वारा बनाए गए थे, जो उत्तर भारतीय मौर्य साम्राज्य के क्षेत्र में क्या कहे हैं, पाए गए हैं। यहाँ पे ये भी प्रश्न आता है हमेशा एग्जाम में, अशोक द्वारा बनवाए गए स्तंभ उत्तर भारतीय मौर्य साम्राज्य के क्षेत्रों में पाए गए हैं। तो कहाँ पे, उत्तर भारतीय मौर्य साम्राज्य के क्षेत्र में पाए गए हैं, उन पर लेख क्या है, खुदे हुए हैं। स्तंभ के शीर्ष भाग पर बैल, शेर, हाथी आदि जैसी बड़ी आकृतियां उकेरी गई थी। सभी बड़ी आकृतियां ऊर्ध्वश्वल हैं और एक चौकोर या गोलाकार एबकेस पर खड़ी हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो स्तंभ में शीर्ष जो भाग है वहाँ पर बैल, शेर, हाथी जैसे बड़ी आकृतियों को आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि वहाँ पे उस स्तंभ पे क्या किया गया है, उकेरा गया है। देखिए यहाँ पे है स्तंभ, यहाँ पे नक्काशी की गई है अच्छे तरीके से, ये स्तंभ रहा। तो यही बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अबेकस को शैलीबद्ध कमलों से सजाया गया है। बड़ी आकृतियों वाले मौजूदा स्तंभों में कुछ बिहार के लौरिया नंदन, अरेराज और रामपुरवा तथा उत्तर प्रदेश के बसरा, बखिरा, संकीसा और सारनाथ में पाए गए हैं। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बड़े आकृतियाँ हैं, मतलब जो स्तंभ में बड़े प्रकार की आकृतियाँ वो कहाँ कहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, तो वो बिहार के लौरिया नंदन,
गढ़, अरेराज और रामपुरवा। ये फेमस प्रश्न है बीपीएससी का। ये ऐसे टाइप के प्रश्न आते हैं कि बिहार से पाए गए हैं जो स्तंभ, मौर्यकालीन स्तंभ, तो यहाँ पे यही है लौरिया, नंदनगढ़, अरेराज और रामपुरवा। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के बसरा, बखीरा, शंकीशा और सारनाथ में भी पाए गए थे। आगे है सारनाथ में पाया गया मौर्य स्तंभ जिसे यह सिंह स्तंभ के नाम से जाना जाता है। मौर्य मूर्तिकला परंपरा का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये जो है बताया जा रहा है कि ये मौर्य कला का सबसे अच्छा उदाहरण है जो कि सारनाथ में पाया गया स्तंभ है। यह हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। हम लोग देखते हैं ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक भी है जो स्तंभ है। इसे काफ़ी सावधानी से उकेरा गया है। एक गोलाकार एबेकस पर दृढ़ता से खड़े हुए विशाल गर्जना वाले शेर की आकृतियाँ, जिसमें एक घोड़े, एक बैल, एक शेर और एक हाथी की गतिशील नक्काशी की गई है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब है धम्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध द्वारा पहला उपदेश का प्रतीक है। यह स्तंभ बुद्ध के जीवन की इस महान ऐतिहासिक घटना का एक मानक प्रतीक बन गया है। धम्म चक्र परिवर्तन जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है बुद्ध का क्या है, पहला उपदेश है। ये भी एग्जामों में अधिकतर प्रश्न पूछे जा चुके हैं। यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियाँ और आकृतियों वाले स्तंभ चट्टानों को काटकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व की बनाई गई गुफाएं भारत में विभिन्न हिस्सों में पाई गई हैं। यक्ष और यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां पटना, विदिशा और मथुरा जैसे कई स्थानों पर भी आपको देखने को मिलेंगे। ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे प्रश्न अधिकतर कई बार पूछे गए हैं। यक्ष और यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं जो किन स्थानों पर पाई गई हैं, तो यहाँ पर है पटना, विदिशा और मथुरा। ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। इन सभी मूर्तियों में एक विशिष्ट तत्व उनकी पॉलिश है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सभी जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं वे एक विशिष्ट तौर पे बनाई गई हैं, जिनमें क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है कि वो जो मूर्तियाँ हैं वो काफ़ी लंबे वर्षों तक ये क्या रहे, सुरक्षित रह सके। जैसे अभी हम लोग भी कई प्रकार की पेंटिंग को भी कंप्लीट करते हैं या फिर मूर्तियाँ बनाते हैं, उनमें विशेष प्रकार के क्या करते हैं, पॉलिश का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें चमक और उसके साथ साथ उसकी जो मतलब प्रोसेस है, उसका जीवन जो है वह आगे तक चल सके। बेहतरीन उदाहरणों में एक दीदारगंज पटना की एक यक्षी प्रतिमा है जो अच्छी तरह से निर्मित है। ये भी यहाँ पे अधिकतर पूछा गया है, दीदारगंज पटना से प्रश्न को देखा गया है। यह एक मानव शरीर को चित्रित करने के लिए प्रति कलाकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। ओडिशा के धौली में चट्टानों को काटकर बनाए गए एक विशाल हाथी का चित्रण के साथ अशोक का शिलालेख भी है। यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि जो ओडिशा है वहाँ पे एक मतलब ओडिशा के धौली में एक चट्टान को काटकर, मतलब चट्टानों को काटकर काफ़ी विशाल हाथी का जो है वह चित्रण किया गया है और अशोक का शिलालेख भी वहाँ पे क्या है, मौजूद है। यहाँ पे जैसे इस प्रकार से है, यहाँ पे आप ये चित्र को देख सकते हैं। यह कहाँ पे है हाथी का चित्रण, यह आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, उड़ीसा के। तो ऐसे टाइप के प्रश्नों के भी बनने की संभावना है जिस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा। तो आप लोग डिटेल में, काफ़ी डिटेल में पढ़ें। अभी टाइम भी है, वैसे हम लोगों बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोगों को वैसे ही तैयारी करना है अपना कि किसी भी प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाए तो हम लोग ज़्यादा परेशान ना हो एग्ज़ाम में, और डिटेल से, काफ़ी डिटेल से पढ़ें क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने में टाइम है। आगे बढ़ते हैं। ये सभी उदाहरण कला के निरूपण के निष्पादन में उल्लेखनीय हैं। बिहार में गया के पास बराबर पहाड़ियों की चट्टानों को काटकर बनाई गई एक प्रमुख गुफा को लोमश ऋषि गुफा के नाम से जाना जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी में प्रश्न पूछे जा चुके हैं अभी तक कि जो बिहार
के पास जो गया की बराबर पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे 2 प्रकार के प्रश्नों को भी पूछा गया है कि बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। तो यह हमको पता चल गया कि बराबर की पहाड़ियाँ बिहार के गया में हैं। ठीक है, यही पहाड़ों को मतलब चट्टानों को काटकर बनाई गई एक गुफा गुफा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोमस ऋषि गुफा के नाम से हम क्या करते हैं, इसे जानते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यही है लोमस ऋषि गुफा का द्वार। गुफा के अग्रभाग को प्रवेश द्वार के रूप में अर्धवृत्ताकार चैत्य को मेहराब से सजाया गया है। तो ये है गुफा का क्या है, अग्रभाग, आगे का भाग, जो कि आगे के भाग को हम लोग क्या मानते हैं, प्रवेश द्वार। इसको अर्धवृत्ताकार चैत्य को मेहराब से सजाया गया है, यानी कि यहाँ पर जो सजावट है वह मेहराब से सजाया गया है। और वहीं पे बात की जाए तो चैत्य मतलब क्या होता है, जैसे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ये पवित्र माना जाता है, ऐसा पवित्र पूजा स्थल जहाँ पे प्रार्थना किया जा सके, प्रार्थना कक्ष होता है जिसको हम लोग देवालय भी बोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार वहाँ पे आपको सजावट भी देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस पर उच्च उभाड़ में उकेरा गया हाथी का चित्र वल्लरी काफ़ी गतिशील है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो लोमस ऋषि गुफा है, यहाँ पर उच्च आभार में यानी कि काफ़ी गहरा जो है उकेरा गया है, जिसमें हम लोग को मतलब अच्छे से दिख पा रहा है कि वो हाथी का चित्र वल्लारी काफ़ी गतिशील है। इस गुफा का आंतरिक हॉल आयताकार है, जिसके पीछे एक गोलाकार क्या है, कक्ष है। यह गुफा अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दान में दे दी थी। उस टाइम में जो मौर्यकालीन जो है लोग, वो उस टाइम बौद्ध धर्म को काफ़ी मानते थे, और वहाँ पे संरक्षण और दान की परंपरा, जैसे अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दान में दिया, और वैसे ही मतलब बहुत सारे चीज़ों को यहाँ पे आगे देखा गया है। बढ़ते हैं आगे। पूर्वी और पश्चिमी भारत में बाद के काल की कई बौद्ध गुफाओं की खुदाई की गई। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की लोकप्रियता के कारण बड़े पैमाने पर स्तूप और विहारों का निर्माण किया गया। हालांकि मूर्तियां, कुछ ब्राह्मण देवताओं के उदाहरण भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्तूपों का निर्माण बिहार में, यहाँ पे भी ये प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा एक बार। स्तूपों का निर्माण बिहार में राजगिरी, वैशाली, वेद द्वीपा और पावा, नेपाल में कपिलवस्तु, अलकप्पा और रामग्राम, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और पिली पिपलीवन पिपलीवन में बुद्ध के अवशेषों पर किया गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मतलब इसको ध्यान में रखना इसीलिए है क्योंकि आप लोग अगर इस मौर्य काल की कलाओं के बारे में अगर पढ़ते हैं तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं अधिकतर यहाँ पर पूछे जाते हैं कि स्तूपों का जो निर्माण है वह बिहार में कहाँ कहाँ से है, नेपाल में कहाँ कहाँ से है, मतलब जो जगह हैं उन जगहों का नाम और कहाँ पे किया गया है, उन सभी के चीज़ों को याद करना, पढ़ना ये ज़रूरी होता है, क्योंकि अधिकतर इन्हीं बीचों में से एग्ज़ाम के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और पिपलीवन में बुद्ध के अवशेषों पर किया गया था। आगे है अवंती और गांधार सहित कई स्थानों पर बुद्ध के अवशेषों पर कई अन्य स्तूपों के निर्माण का भी उल्लेख है, जो गंगा घाटी के बाहर पांडे परंपरा में है। स्तूप, विहार और चैत्य बौद्ध और जैन मठ परिसरों के भाग हैं। स्तूप, विहार जैसे कि भ्रमण, घूमना फिरना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विहार। और चैत्य मतलब आप लोग को पता है कि पवित्र स्थल, पूजा का पवित्र स्थल, जैसे बौद्ध और जैन मठों का परिसरों के ये क्या थे, भाग थे। जहाँ जहाँ पे आप लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म को देखेंगे वहाँ पे आपको स्तूपों का निर्माण और आपको वहाँ पे कुछ अवशेष ऐसे मिलेंगे, जैसे कि आप लोगों को पता चलेगा कि
इस प्रकार के परिसर के भाग जो हैं वह बौद्ध धर्म से रिलेटेड है या फिर जैन धर्म से हैं। आगे बढ़ते हैं। सांची का महान स्तूप, जिसकी चर्चा बाद में की जाएगी, अशोक के समय में ईंटों से बनाया गया था और बाद में इसे पत्थरों से कवर कर यहाँ कई नए निर्माण किए गए हैं। इसके बाद सांची के स्तूप से भी प्रश्न आते हैं कि सांची के स्तूप मतलब किस ये शक्तिशाली महान राजा शासक के काल में बनवाया गया था, तो सम्राट अशोक। इसके बाद ऐसे कई स्तूपों का निर्माण किया गया जो बौद्ध धर्म की लोकप्रियता को दर्शाता है। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद से हमें दानदाताओं और कभी-कभी उनके पेशों का उल्लेख करने वाले कई शिलालेखीय साक्ष्य मिलते हैं। जैसे कि जिस प्रकार से जो पहले के लोगों ने दान उन दिया गया हो, तो वो शिलालेख पे आपको उकेरे मिलते हैं, जिस वजह से अभी हम लोग जान पा रहे हैं। आगे देखते हैं। इनके सामूहिक और शाही दोनों तरह के संरक्षण के उदाहरण मिलते हैं। संरक्षणों में आम उपासकों से लेकर गृहपति और राजा तक शामिल हैं। यानी कि यहाँ पे संरक्षणों के तौर पे देखा जाए तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि भेदभाव की प्रचलन उस टाइम में होंगे, जो कि आपको एक शाही से लेकर के राजा तक आप सामूहिक चीज़ भी मतलब ग्रुप में भी आप लोग ये सभी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कई स्थलों पर श्रेणियों द्वारा दान का भी उल्लेख किया गया है। पित्तलखोरा में कान्हा और महाराष्ट्र में कोडाने गुफाओं में उनके शिष्य बालारका जैसे कारीगरों के नामों का भी उल्लेख है। यहाँ पे आप लोग ये भी प्रश्न को एक बार, इस टॉपिक को आप लोग भी कंप्लीट एक बार अपने तरीके से भी पढ़ सकते हैं और इसको यहाँ पे याद कर सकते हैं। जो पित्तलखोरा में कान्हा और महाराष्ट्र में कोडाने गुफाओं में उनके शिष्य बालारका जैसे कारीगरों के नाम उल्लेख हैं। हालांकि अभी इस प्रकार के प्रश्न इस तरह से अगर कहीं नहीं पूछे गए हैं, लेकिन बीपीएससी का कुछ भी कहना नहीं है, वो कहाँ से क्या पूछना है वह अभी बताया नहीं गया है। तो आप लोग भी अभी टाइम है तो इस तरह से आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं, जानकारी के तौर पे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ एग्ज़ाम निकालना ये नहीं है, हमें जानकारी होनी चाहिए, जिस वजह से हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। शिलालेखों में कारीगरों की श्रेणियों जैसे पत्थर तराशने वाले, सुनार, पत्थर चमकने वाले, बढ़ई आदि का भी उल्लेख किया गया है। यहाँ पर शिलालेखों के जो कारीगर हैं उन लोग हैं, उन लोगों ने जो पत्थर को इस प्रकार तराशे गए हैं, जैसे कि वहाँ पे मतलब बहुत अच्छे तरीके से जैसे गढ़ा गया है, जो अभी हम लोग पढ़ पा रहे हैं। अन्यथा अभी इतने सालों के बाद हम लोगों को काफ़ी कठिनाइयाँ होती। जैसे बताया जा रहा है कि पत्थर तराशने वाले सुनार, पत्थर चमकाने वाले, बढ़ई आदि का भी यहाँ पे, इन सभियों का यहाँ पे क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। आगे पॉइंट को पढ़ते हैं। आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसा लग रहा है। आगे है सिंह शीर्ष सारनाथ। अब हम लोग सारनाथ को लेकर पढ़ेंगे, जो कि इसका शीर्ष यहाँ पे भाग है, यहाँ पे देखा जा रहा है। सारनाथ में बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश कब दिया गया था, तो सारनाथ में था। या धम्म चक्र परिवर्तन की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में इसका निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था। और यह निर्माण का भी पूछा जा सकता है, तो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो अशोक, सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था, जो कि मौर्य काल के जो दौरान यह शक्तिशाली माने गए हैं राजाओं में। इनमें से जो मूल रूप से 5 घटक भाग शामिल थे। सॉफ्ट जो अब कई हिस्सों में टूट गया है। कमल की घंटी का भी आधार, घंटी के आधार पर एक ड्रम जिसे 4 जानवर दक्षिणा पर्वत चलते हैं। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 और इसके पीछे ही जस्ट 4। तो वही बताया जा रहा है कि कहाँ गया, हाँ, घंटी के आधार पर एक ड्रम जिसमें 4 जानवर दक्षिणा पर्वत चलते हैं, 4 राजसी शेरों की आकृतियां और पीछे में है ड्रम जैसे, और यहाँ पे 4
राजसी शेरों की आकृतियां भी आपको अभी ऊपर में ही देखने को मिली है, जो शेर मुंह बनाए हुए हैं ऐसे, 1 2 3 4 पीछे में है वैसे, उस प्रकार से। तो आगे हम लोग देखते हैं। चक्र सारनाथ में संग्रहालय में प्रदर्शित है। जो सारनाथ के जो चक्र हैं वह संग्रहालय में प्रदर्शित हैं। इसे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। अब यह सारनाथ पुरातात्विक संग्रहालय में रखा गया है। इसमें 4 शेर एक गोलाकार एबिकस पर एक के पीछे एक मजबूती से बैठे हुए हैं। शेरों की आकृतियां बहुत प्रभावशाली है और शेरों के चेहरे की मांसपेशियां बहुत मजबूत हैं। होठों की उल्टी रेखाएं और उसके बाद होठों के अंत में प्रक्षेपण का प्रभाव मूर्तिकार के प्राकृतिक चित्र दृष्टि को दर्शाता है। जैसे कि जिस प्रकार से ये बनाया गया है, या फिर यह मतलब सराहनीय है। आप लोग इसको मतलब बहुत अच्छा लगता है देखने में कि इतने सालों तक काफ़ी वो कुछ मतलब ये अच्छे मूर्तिकार होंगे, या फिर जो बना रहेंगे, जो उसको तराश रहे होंगे। तो जो नक्काशी की गई है इन सभी का इस प्रकार से मिलना इतने सालों पूर्व, इतने सालों बाद में, और अच्छे तरीकों से, जो कि ये काफ़ी मतलब जो चित्र उसको दर्शाता है वह काफ़ी अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं। शेर ऐसे प्रतीत होते हैं मानो उन्होंने अपनी सांसें रोक ली हो। अयाल की रेखाएं तीखी हैं और उन परंपराओं का पालन करती हैं जो उस समय प्रचलन में थी। मूर्तिकला की सतह पर भारी पॉलिश की गई है। इससे पहले भी बताया गया है कि मूर्ति में उस टाइम में भी पॉलिश की जाती थी। और यह क्या थी, मौर्य काल की जो मतलब मूर्तियां हैं उसकी यह खासियत थी। उनके घुंघराले बाल भी उभरे हुए हैं। प्रत्येक शेर के शरीर का वजन पैरों की फैली हुई मांसपेशियों द्वारा मजबूती से दर्शाया जाता है। जैसे कि जिस प्रकार से वहाँ पे नक्काशी की गई है, बनाया गया है, मतलब मानो कि एकदम साक्ष्य प्राकृतिक रूप से आपको मतलब देखने को मिलते हैं कि ठीक वैसे ही उसी प्रकार से आप उन दोनों चीज़ों का डिफरेंस निकाल सकते हो, वैसा है कि काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। प्रत्येक शेर के शरीर का वजन देख लें आप लोग। आगे देखते हैं। अबेकस के चारों ओर दिशाओं में 24 तीलियों वाले एक चक्र पहिया का चित्रण है। यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। पहिया का चित्रण, प्रत्येक चक्र के बीच एक बैल, एक घोड़ा, एक हाथी और एक शेर को बारीकी से उकेरा गया है। बहुत बारीकी वाले कार्यों को भी देखा जाता है यहाँ पर। चक्र का रूपांकन संपूर्ण बौद्ध कला में धम्म चक्र के रूप में महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे बताया जा रहा है जो चक्र का रूपांकन है वह संपूर्ण बौद्ध कलाओं में क्या है, धम्म चक्र के लिए जो है इम्पोर्टेंट था उस टाइम में। यहाँ पे देख सकते हैं आप। स्तूप, आराधना, भरहुत। आगे है। प्रत्येक जानवर की आकृतियां सतह से चिपकी है। इसकी मुद्रा गोलाकार एबेकस में हलचल पैदा करती है। और बताया जा रहा है कि जो मतलब जिस प्रकार से उनको कितना अच्छा ज्ञान रहा होगा, कितने अच्छे वह मतलब मूर्तिकार रहे होंगे, जो इस तरह से तराशे गए हैं। एक पर एक मूर्तियों का जो है यहाँ पे जमाव आपको दिख रहा है। जैसे ये ब्लैक एंड वाइट है, आपको उतने अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा है। आप लोग अगर सर्च भी करेंगे गूगल पे जाकर तो आप लोग यहाँ पे चित्र जरूर पाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे ये सभी जो चित्र है यहाँ पर एक पे एक यहाँ पे आपको मूर्ति उकेरा आपको दिखा मिलेगा स्तूप पर। तो आगे हम लोग देखते हैं। सीमित स्थान होने के बावजूद प्रत्येक चक्र के बीच ये पशु आकृतियां काफ़ी नियंत्रित प्रदर्शित करती हैं। यानी कि सीमित स्थान कहने का मतलब कि मतलब साथ में छोटा सा कम जगहों पर होने के बावजूद भी वहाँ पे छोटे छोटे जो हैं वह पशु आकृतियाँ या फिर प्राकृतिक चीज़ को आप लोग वहाँ पे क्या देखेंगे, प्रदर्शित वहाँ पे किया गया है। वृत्ताकार अबेकस एक उल्टे कमल शीर्ष द्वारा समर्थित है। कमल की प्रत्येक पंखुड़ी को उसके घनत्व को ध्यान में रखकर बनाया गया है। निचले भाग में घुमावदार तलों को करीने से उकेरा गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हम लोग पढ़ते हैं दीदारगंज की यक्षिणी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न
आपको एग्ज़ामों में, आप लोग एग्ज़ाम के लिए ही हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं वैसा है, लेकिन इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वह काफ़ी आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। मतलब अगर इस टाइप से प्रश्न आते हैं तो इन्हीं सभी प्रश्नों को देखा गया है। आधुनिक पटना के पास दीदारगंज से चौर चामरधारी एक यक्षिणी की आदमकद मूर्ति मौर्य काल की मूर्ति कला परंपरा का एक अच्छा उदाहरण है। पटना संग्रहालय में रखी यह एक ऊंची सुडैल पॉलिश सतह के साथ बलुआ पत्थर से बनी गोलाकार स्वतंत्र रूप में खड़ी है। आपको यहाँ पे देखा जाएगा, मतलब आप लोग पटना संग्रहालय में जाकर देख सकते हैं, यह यक्षिणी दीदारगंज या यक्षिणी रखी गई है मूर्ति, जिसका आप देख सकते हैं कि यह खड़ी रूप में है और यह मतलब ऊंची है, पॉलिश के साथ है और यह बलुआ पत्थर से बनी है। आगे देखेंगे कि दाहिने हाथ में चवड़ है जबकि बायां हाथ टूटा हुआ है। दाहिने हाथ में चवड़ आपको देखने को मिलेगा। संवर गोल मांसल शरीर के प्रति मूर्तिकार की संवेदनशीलता स्पष्ट दिखाई देती है। गर्दन अनुपात में अपेक्षाकृत छोटी है। आंखें, नाक, होठ तेज हैं। मांसपेशियों की सिलवटें सटीक हैं। मोती के हार पेट तक लटके हुए हैं। पेट के चारों ओर परिधान का कशाव एक उभरे हुए पेट का प्रभाव पैदा करता है। जिस प्रकार अभी हम लोग दीदारगंज की यक्षिणी पढ़ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग प्रागैतिहास सॉरी सिंधु घाटी में हम लोगों ने देखा था वो दाढ़ी वाली मूर्ति की। तो वैसे ही यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं यक्ष यक्षिणी की, उन सभी इनके बारे में आपको बताया जा रहा है कि दाहिने हाथ में ऐसे, फिर मतलब मालाएं ठीक इस प्रकार पहनी हुई हैं, गर्दन छोटे हैं, आँख, पैर, ओठ, इन सभी को यहाँ पर दर्शाया गया है। बताया जा रहा है कि इस प्रकार से यहाँ पर बना हुआ मिला है। निचले परिधान को बहुत सावधानी से तैयार किया गया है। पैरों पर परिधान का प्रत्येक तरह से पैरों से चिपकी हुई उभरी हुई रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, जो कुछ हद तक पारदर्शी प्रभाव भी पैदा करती हैं। परिधान का मध्य बैंड पैरों तक गिरता है। पैरों में मोटे बेल आभूषण सुशोभित होते हैं। भारी स्तनों से धड़ में भारीपन दर्शाया गया है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि पैरों में क्या है, मोटे बेल आभूषण, यानी कि उस टाइम में आभूषणों का मतलब अधिक प्रचलन था। तो यहाँ पे आपको मूर्तियों में भी देखा गया है कि मतलब बहुत सारे आभूषणों को भी यहाँ पे मूर्तियों में दर्शाया गया है। नितंब भी उतना ही प्रभावशाली है जितना बालों के पीछे की ओर पीठ नंगी है। पीछे की तरफ ड्रेपरी दोनों पैरों को ढकती है। दाहिने हाथ में फ्लाई विक्स को छवि के पीछे लगातार उभरी हुई रेखाओं के साथ दिखाया गया है। यानी कि बताया जा रहा है कि जो फ्लाई विक्स जो छवि है उसको लगातार उभरी रेखाओं के साथ क्या किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। आगे है, अगली शताब्दी में स्तूपों की परिक्रमा पथ को रेलिंग और मूर्तियों के साथ कई स्तूपों के निर्माण में अनेक नए परिवर्धन किए गए हैं। यानी मतलब परिवर्तन जो आपको देखने को मिलेंगे नए नए स्तूपों में, जैसे आपका स्तूप विहार मतलब वहाँ पे जो चैत्य वगैरह जैसे पवित्र पूजा स्थान था, ये सभी आगे धीरे धीरे करके ये क्या हुए, आपको विकास की ओर जाते हुए दिखे थे। उन्हीं की बात की जा रही है। स्तूप में एक बेलनाकार ड्रम और उस पर एक गोलाकार अंड निर्मित होता है, जिसके शीर्ष पर एक हर्मिका और एक छत्र होता है, जो आकार और आकृति में भी प्रभावी दिखता है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें ड्रम की, तो ड्रम को स्तूपों का बेलनाकार या फिर कहें तो चौकोर का आधार होता है, जो परिक्रमा यानी मतलब समझा जाए तो परिदक्षिणा पथ बना होता है। वहीं पे जो गोलाकार अंड के बारे में बात की जाए तो यह अर्ध गोलाकार गुंबद जैसी संरचना में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हर्मिका और छत्र किस प्रकार से होता है, तो यह अंड के बिल्कुल शीर्ष के एक मतलब छोटी चौकोर या फिर कहे तो बार या बालकनी जैसी संरचनाओं के तौर पे देखा जाता है इसको। और छत्र जो होता है वह हर्मिका के बीच एक खंभा जो कि ऊपरी ओर से यहाँ पे आपको निकलता हुआ दिखेगा, जो कि तीन छतरियाँ मतलब
छत्र जैसे होते हैं, जैसे बुद्ध, बौद्ध, धम्म और संघ का यहाँ पे क्या आप इसको प्रतीक देखेंगे, प्रतीक के रूप में आप यहाँ पे इसको देखेंगे। परिदर्शना पथ के अलावा प्रवेश द्वार भी जोड़े गए। अब स्तूप वास्तुकला में विस्तार के साथ वास्तुकारों और मूर्तिकारों के लिए भी विस्तार की योजना बनाने और छवियों को तराशने के लिए पर्याप्त जगह थी। यानी कि जो वास्तुकलाकार थे वह विस्तार रूप से अपनी मूर्तियों का विस्तार बनाए, मतलब उस प्रकार से योजनाओं के तौर पे यहाँ पर तराशा गया। बौद्ध धर्म में पारंपरिक प्रारंभिक चरण के दौरान बुद्ध को पैरों के निशान, स्तूप, कमल, सिंहासन, चक्र आदि के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप से चित्रित किया गया है। यह तो साधारण पूजा या सम्मान देने का संकेत देता है या कभी कभी जीवन की घटनाओं के ऐतिहासिक को दर्शाता है। धीरे धीरे कथनांक एवं आख्यांक बौद्ध परंपरा का हिस्सा बन गया। बुद्ध के जीवन की घटनाओं, जातक कहानियाँ को स्तूप की रेलिंग और तोरणों का पर चित्रित किया गया। यहाँ से इस लाइन को भी पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे ये भी प्रश्न टाइप्स आपको दिखेंगे। बुद्ध के जीवन की घटनाओं, जातक कहानियाँ स्तूपों की रेलिंग और तोरणों पर चित्रित किया गया है। चित्रात्मक परंपरा में मुख्य रूप से संक्षिप्त कथा, शतक कथा और प्रकरणगत कथा का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे चित्रों की कथा के रूपों में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो चित्रात्मक परंपरा है वह मुख्य रूप से किस प्रकार से किया जाता था। तो यहाँ पर आप संक्षिप्त कथा ऑप्शन में रहेगा, सतत कथा ऑप्शन में रहेगा और प्रकरण कथा ऑप्शन में रहेगा। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि आप कूट के माध्यम से बता सकते हैं, उनमें से एक, इनमें से दो, इनमें से अधिक, ऐसे प्रश्न भी यहाँ पर मतलब पूछे जा सकते हैं। यहाँ बुद्ध के जीवन की घटनाएं सभी बौद्ध स्मारकों में एक महत्वपूर्ण विषय बन गई है। वही जातक कहानियां भी मूर्तिकला सजावट के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हो गई हैं। बुद्ध के जीवन से जुड़ी मुख्य घटनाएं जिन्हें अक्सर चित्रित किया गया था वे जन्म, त्याग, ज्ञानोदय, धम्म चक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण। जन्म के चक्र से मुक्ति से संबंधित घटनाएं थी। यहाँ पे देखिए ये भी प्रश्न, यहाँ पर से भी प्रश्न के आने की संभावना हो सकती है। बुद्ध के जीवन से जुड़ी मुख्य घटनाएं इस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो जन्म, त्याग, ज्ञानोदय, धम्म चक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण, ये सभी घटनाएं क्या है, बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं हैं। अब जातक कहानियों में जिन्हें अक्सर चित्रित किया जाता है उनमें छदंत जातक, विदुर पुंडिता जातक, रुरु जातक, शिबी जातक, वेशंतरा जातक और क्षमा जातक क्या है, शामिल है। यानी कि इन कहानियों को आपको अक्सर जो चित्रित मिला है वो इस प्रकार के मतलब चित्रण जो है वो शामिल है। तो आप लोगों को हमारा सेशन कैसा लगा, मतलब जो हम लोगों ने क्लास किया वो कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट में हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी एमसीक्यू जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है उसके प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि हम लोगों ने अभी चैप्टर को पढ़ा है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्नों की ओर। हमारा प्रश्न है, धौली में चट्टानों को काटकर बनाया गया शिलांकित हाथी डैश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से अंदर से प्रश्न को निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा है तो अशोक है। इसका सही उत्तर क्या है, अशोक है। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं डैश में स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो यह उड़ीसा में है। उदयगिरी और खंडगिरी की जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं, यह है सह्याद्री पहाड़ियों पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वाक्य सही नहीं है यहाँ पर बताना है और यहाँ पे विकल्प दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से बीपीएससी अब प्रश्न बनाती है। तो इस प्रकार से अगर हमें
काफ़ी डिटेल में अगर नॉलेज नहीं होगा तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग हल नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से आप लोगों को थोड़ा मेहनत तो ज़रूर लगेगा, किंतु आप लोग डिटेल में ज़रूर पढ़ें। उसके बाद प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करें। देखते हैं, गांधार कला विद्यालय में चित्र बनाने के लिए ग्रे बलुआ पत्थर इस्तेमाल किया गया था। मथुरा कला विद्यालय स्वदेश में विकसित किया गया था। कनिष्क की एक बिना सिर की मूर्ति मथुरा में मिली थी। गांधार कला को यूनानी बौद्ध स्कूल ऑफ आर्ट के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे सही नहीं है वो बताना है, तो सही नहीं है तो ये सही है, ये सही है हमारा। लेकिन ये जो है कनिष्क की एक बिना सिर की मूर्ति मथुरा से मिली है, ये क्या है, गलत है। मतलब ये सही है, और जहाँ पे सही नहीं है बताना है तो ये दोनों सही नहीं है, और ये दोनों क्या है, हमारा सही है। गांधार कला को यूनानी बौद्ध स्कूल ऑफ आर्ट के रूप में भी जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4। 3 और 4 ये दोनों हमारा नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 और 4 सही। निम्नलिखित में से गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की क्या विशेषताएं हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक शैली यूनानी है। जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है उसकी जो विशेषता है वह शैली यूनानी है। कला और वास्तुकला के निम्नलिखित कार्यों पर विचार करना है। यहाँ पे दीदारगंज, यक्षिणी, सुल्तानगंज, बुद्ध, अमरावती स्तूप, विरूपाक्ष मंदिर। तो यह इसका क्या हो जाएगा, 1 पहले, फिर अमरावती स्तूप, यानी सेकंड नंबर पे ये हो जाएगा, 1 पे ये। उसके बाद हमारा देखा जाए तो सुल्तानगंज, बुद्ध, और उसके बाद विरूपाक्ष मंदिर। ये कालक्रम जो है यह सही है, तो ऐसा ऑप्शन है नंबर 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार के दीदारगंज में पाई जाने वाली प्रसिद्ध चंवर वाली मूर्ति को डैश काल से संबंधित वर्गीकृत किया गया है। तो यह है मौर्य काल से, मौर्य काल में ही देखने को आपको मिला है। गौतम बुद्ध ने किस स्थान से दुनिया को बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सारनाथ में किया गया था। ऑप्शन देखते हैं हम लोग किस प्रकार के प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सारनाथ। अगला प्रश्न है, धर्म चक्र किस धर्म से जुड़ा है। तो धर्म चक्र जो जुड़ा है वह है बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन पढ़े थे अभी पिछले। श्रावस्ती, सारनाथ और कौशाम्बी की अस्थाई खड़े हुए बुद्ध किस आर्ट स्कूल के अंतर्गत आते हैं। तो यह मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। किसके शासनकाल के दौरान मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। तो यह कुषाण काल के दौरान ये मथुरा जो है स्कूल ऑफ आर्ट्स व चरमोत्कर्ष तक पहुंचा था। निम्नलिखित में से कौन सी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स की विशेषताएं क्या है, यहाँ पर नहीं है बताया जा रहा है। तो जो नहीं है यहाँ पे देखना है हमें। बुद्ध की बड़ी प्रतिमा इस कला की उल्लेखनीय विशेषता है, ये सही है हमारा। और बुद्ध की छवि की स्वदेशी शैली भी सभ्यता कला की विशेषता, ये भी सही है। बुद्ध के पैरों के तलवे त्रिरत्न सजाए गए हैं, ये विशेषताएं हमारा क्या है, मतलब मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स की विशेषता ये नहीं है। और बुद्ध के दोनों ओर 2 परिचरिकाओं की उपस्थिति, ये भी क्या है, नहीं है। यहाँ पे सही विकल्प दिया गया है, तो 3 और 4, सॉरी यहाँ पर 1 और 2 हो जाएगा। उल्लेखनीय प्रश्न सही विकल्प को बताना है, तो यहाँ पर 1 और 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स की विशेषता नहीं है, सही विकल्प यहाँ पे बताना है, तो ये 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स का थीम था, तो यह थीम कौन सा था, केवल एक, यानी बुद्ध की जीवन और जातक कथाएं। बुद्ध के घुंघराले बाल की विशेषता जो यूनानियों से प्रभावित थी, ये सभी नहीं है, बुद्ध का जीवन और जातक कथाएं।
बामियान बुद्ध किस स्कूल की कला का एक उदाहरण है? बामियान, तो यह है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा इस सेट का अंतिम प्रश्न है, यानी कि इस सेट में कुल 15 प्रश्न थे और यह अंतिम प्रश्न है। प्रारंभ में गांधार कला शैली किससे प्रभावित थी? तो यह किससे प्रभावित थी? ग्रीको रोमन से यह क्या थी? गांधार कला प्रभावित थी। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, जो कि हमने 3 चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया है और ये प्लेलिस्ट में भी सेव है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे थोड़ी डिटेल में, क्योंकि ये अभी ये शॉर्ट पॉइंट जैसे हैं। जैसे हम लोग गुफाओं के बारे में हम लोगों को अभी और डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है इन्हीं सभी चीज़ों को थोड़ा इन्हीं सभी से प्रश्न आते हैं। अलोरा गुफा, जनता गुफा, धर्म चक्र परिवर्तन, मतलब बुद्ध जो ये बौद्ध थे वो लोग कहाँ पे रहे, मतलब चित्रात्मक ये सभी हम लोगों को अभी आगे और पढ़ना है। जैसे कि सांची का स्तूप, बाघ की गुफाएं, जैसे हम ये अभी ये स्थापत्य कला और कालीन उत्तर कला की प्रवृत्तियाँ, ये सभी हम लोग अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। ये भी शॉर्ट नोट्स में है कि हम जाने कि इस प्रकार से धम्म चक्र परिवर्तन मतलब बौद्ध चित्रात्मक इस प्रकार से मिले हैं, छोटे छोटे पॉइंट को भी हम लोग पढ़े हैं। तो इस प्रकार में भी बहुत सारे प्रश्न आपको बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, जो कि आप बीपीएससी 69 बीपीएससी में भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दीदारगंज यक्षिणी की मूर्तियाँ, ये सभी बिहार स्पेशल में ये सभी भी पूछा गया प्रश्न भी है। तो आप लोग डिटेल में भी पढ़ें, फिर प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट करें और आगे पढ़ाया जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो हमारा कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और यह भी बताइएगा कि आप लोग किन सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। और जो एमसीक्यूज़ है हम लोग इसको आगे जो है स्टार्ट करवा दें आगे के क्लास, या फिर ऐसे ही हम लोग डिटेल में जो है उनको पढ़ें, या फिर हम लोग पहले कंप्लीट कर ले पूरे चैप्टर को, देन आफ्टर हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें। तो आप लोग हमें ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि फाइन आर्ट्स के जो क्लासेस हैं उनको हम लोग प्रैक्टिस सेट को भी स्टार्ट कर दें, या फिर अभी पहले हम लोग डिटेल में पूरा पढ़ लें, देन आफ्टर हम लोग प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और बेस्ट ऑफ लक।